हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के एक आईएमपी टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक का नाम है पॉलिटिकल एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन। ये वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले बनाई गई थी, और इन्हीं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने में बहुत बड़ी हेल्प भी की आगे चल के। तो चलिए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। इस टॉपिक में सबसे पहले हम देखते हैं बंग भाषा प्रकाशिका सभा को। ये जो बंग भाषा प्रकाशिका सभा जो है, इसको 1836 में राजा राम मोहन रॉय के एसोसिएट्स ने बनाया था। अब यहाँ पे बात याद रखने लायक कौन सी है? यहाँ पे बात याद रखने लायक ये है कि इसको राजा राम मोहन रॉय ने नहीं बनाया था, जबकि उनके एसोसिएट्स ने इसको बनाया हुआ था 1836 में। इसके ऑब्जेक्टिव दो तरह के थे, जिसमें पहला जो था, ये एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते थे मदर टंग के अंदर। देखिए, जब अंग्रेज भारत आए तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई कि अंग्रेज भारत में शिक्षा का प्रसार तो करना चाहते थे, लेकिन वो अपनी लैंग्वेज में शिक्षा का प्रसार करना चाहते थे, और उनकी लैंग्वेज थी इंग्लिश, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। तो वो इंग्लिश में शिक्षा का प्रचार करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि इंग्लिश में प्रॉब्लम ये थी कि पहला ये कि इंग्लिश में एजुकेशन को बढ़ावा जब मिल रहा था तो जो लोकल लैंग्वेजेस थी, जो मदर टंग थी, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके ख़त्म होती जा रही थी, मतलब कि उनको उतनी प्रायोरिटी नहीं मिल रही थी। दूसरी चीज़ ये हो रही थी कि जो बच्चे लोकल लैंग्वेज में या मदर टंग में एजुकेशन को नहीं ले पा रहे हैं, वो इंग्लिश में कैसे लेंगे? इसका मतलब कहीं ना कहीं एजुकेशन उन लोगों को ही मिल पाती थी जो इंग्लिश को कहीं ना कहीं ठीक तरीके से समझते थे। मतलब एजुकेशन उनको मिल पाएगी जो इंग्लिश ठीक से समझ पाएंगे। तो इस वजह से इन लोगों ने ये डिसाइड किया, जो कि उस समय के टाइम पे बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, कि एजुकेशन को प्रमोट करना है हमको मदर टंग में। ठीक है, जो कि उस टाइम पर काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव भी था। इनका दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि एक बहुत अच्छा पब्लिक ओपिनियन बनाना है नेशनलिज्म के फेवर में। अब देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ ये 1836 के आसपास की बात हो रही है। अब 1836 के पहले जब अंग्रेज भारत आए थे तो उनको इस तरह से, मतलब कि देशभक्ति की भावना से बाहर निकालने का कोई ऐसा वो नहीं था, एक कोई इतना बड़ा कोई पॉलिटिकल आपको मंच नहीं मिलता था। लेकिन जब इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन सामने आई तो उनने इस तरह का पॉलिटिकल मंच दिया, पॉलिटिकल स्टेज दिया, ताकि अंग्रेजों को बाहर निकाला जा सके। तो इन लोगों ने एक पब्लिक ओपिनियन तैयार किया, क्योंकि इनको भी धीरे धीरे करके ये चीज़ समझ में आने लगी कि बिना पब्लिक फेवर के हम अंग्रेजों को इतने आसानी से बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, हमें एजुकेटेड लोग भी चाहिए और हमें पॉलिटिकल पावरफुल लोग भी चाहिए, उसी तरह से हम अंग्रेजों को बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या किया कि उन्होंने पब्लिक ओपिनियन बनाया नेशनलिज्म के फेवर के अंदर। ठीक है, आगे हम और देखते हैं। आइए, अगली जो एसोसिएशन है काफ़ी आईएमपी है, जिसका नाम है जमींदारी एसोसिएशन। अब यहाँ पे ये एक मिनट रुकिए, हाँ ठीक है। अगली जो एसोसिएशन है उसका नाम है द जमींदारी एसोसिएशन। इसको 1838 में कलकत्ता के अंदर द्वारकानाथ टैगोर ने इसको बनाया था। अब देखिए, द्वारकानाथ टैगोर तो इसके फाउंडर थे, लेकिन इसके मेंबर में प्रसन्न कुमार टैगोर, राजकमल सेन और भवानी चंद्र मित्र, ये लोग भी शामिल थे। अब द जमींदारी एसोसिएशन को फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन भी कहा जाता है मॉडर्न इंडिया की, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी है। इसको फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन भी कहा जाता है मॉडर्न इंडिया की। आगे देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव में हमको क्या देखने को मिलता है। देखिए, इसके जो ऑब्जेक्टिव थे, इसके ऑब्जेक्टिव में ये लोग चाहते थे प्रमोट करना लैंड होल्डर के इंटरेस्ट को। ठीक है, इसीलिए बाद में चल के इसका नाम लैंड होल्डर सोसाइटी भी पड़ गया। जैसा कि आप समझ ही रहे हैं कि वो लैंड होल्डर के इंटरेस्ट को बढ़ावा देंगे, तो उनका नाम कहीं ना कहीं जाकर के आगे चल के लैंड होल्डर सोसाइटी भी पड़ गया। इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को पिटीशन भी दी। उस टाइम पर तो गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट ही थी, तो इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट को पिटीशन भी दी। किस चीज़ के लिए? ये कुछ रिफॉर्म्स चाहते थे। कौन कौन से रिफॉर्म चाहते थे? ये चाहते थे कि जुडिशियल रिफॉर्म हो, पुलिस में भी रिफॉर्म हो, और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके लिए भी रिफॉर्म की ये लोग बात करते थे। ठीक है, अगली जो सोसाइटी है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आईएमपी है, उसका नाम है द बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। इसको 1843 में कलकत्ता के अंदर बनाया गया था। देखिए, वैसे तो इसके जो फाउंडर हैं वो जॉर्ज थॉमसन थे। ठीक है, इसके जो फाउंडर कौन थे? जॉर्ज थॉमसन थे। एक मिनट सही कर लेता हूँ। हाँ, इसके जो फाउंडर थे वो जॉर्ज थॉमसन थे, लेकिन द्वारकानाथ टैगोर, चंद्रमोहन चटर्जी और परमानंद मित्र,
ये लोग भी इसके अंदर शामिल थे, मतलब ये लोग मेंबर्स थे इसके, ठीक है। इनमें से कोई भी आए, अगर ये सोसाइटी का नाम पूछा जाता है, द बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी पूछा जाता है आपसे कि इसके फाउंडर कौन थे, इनमें से जो भी नाम आएगा आपको आंसर टिक करना है, क्योंकि मैंने ढूंढा, मुझे जॉर्ज थॉमसन ही इसके फाउंडर दिखे, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, इसके ऑब्जेक्टिव इंटरेस्टिंग है। ये एक्चुअल कंडीशन जानना चाहते थे ब्रिटिश इंडिया में लोगों की। जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया, जब भारत अंग्रेजों के अंडर हो गया, भारत के लोग अंग्रेजों के अंडर हो गए, तो उस टाइम पे जो एक्चुअल कंडीशन थी भारत की, क्या एक्चुअल कंडीशन हो सकती है, एक्चुअल कंडीशन से मतलब क्या था, एक्चुअल कंडीशन से मतलब यहाँ पर ये था, देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक्चुअल कंडीशन से मतलब यहाँ पे ये था कि गरीबी, कि अंग्रेजों के टाइम पे भारत कितना गरीब है, ठीक है। अगर एजुकेशन है तो कितना है, अगर एजुकेशन है तो कितना, और एजुकेशन नहीं है तो कितना नहीं है, गरीबी कितनी है, एजुकेशन कितना है, और उसके बाद में कहीं कहीं अकाल भी पड़ रहा है, भुखमरी भी पड़ रही है कहीं ना कहीं। तो ये जो एक्चुअल कंडीशन थी उस टाइम पर लोगों की, वो ये लोग जानते थे, ठीक है। वो ये लोग पता करते थे कि ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे एक्चुअल कंडीशन लोग कैसे सफ़र कर रहे हैं। उसके बाद में जो चीज़ें वहाँ पर थी, मतलब कि लोग गरीबी से सफ़र कर रहे हैं, एजुकेशन के कारण सफ़र कर रहे हैं कि उनके पास पढ़ने के लिए चीज़ें नहीं है, वो एजुकेटेड नहीं हो पा रहे हैं, कहीं पर अकाल है तो उनके पास फूड सप्लाई नहीं है, या उनको ये प्रॉब्लम जा रही है, कोई दूसरी प्रॉब्लम जा रही है, तो उन्हीं चीज़ों को लेकर के ये लोग रिफॉर्म की भी बात किया करते थे, ठीक है। तो जब द बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी 1843 में कलकत्ता के अंदर बनाई गई थी, इसके ऑब्जेक्टिव भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। अब देखिए 1851 में हुआ क्या, 1851 का जब समय आया तो उसमें हुआ क्या कि जो द बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी थी और जो द लैंड होल्डर सोसाइटी थी, लैंड होल्डर सोसाइटी मतलब द जमींदारी एसोसिएशन, ठीक है। तो द बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी और द लैंड होल्डर सोसाइटी, ये दोनों मिल करके एक नई एसोसिएशन बना करके सामने लाई। उसका नाम आया द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। जैसा कि आप और मैं देख पा रहे हैं कि द बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी और द लैंड होल्डर सोसाइटी, इन दोनों के ही ऑब्जेक्टिव थोड़े थोड़े अलग थे और इनके मेंबर्स भी कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े अलग ही थे। लेकिन जब ये मर्ज हो करके एक नई एसोसिएशन बनाती हैं जिसका नाम द ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी पड़ जाता है, तो इनके ऑब्जेक्टिव भी अब कहीं ना कहीं मिले जुले होंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव द बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी के होंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव द लैंड होल्डर सोसाइटी के होंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को। अब जो ये जब ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है, इसको 1851 में कलकत्ता के अंदर बनाया गया था। बनाने वाली दो फेमस एसोसिएशन थी जो कि इसके पहले बनाई गई थी, उसके बारे में मैंने आपको पहले बता ही दिया है। अब इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो राधाकांत देव थे और फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी जो थे वो देवेंद्रनाथ टैगोर थे। इसके जो मेंबर्स थे, इनके मेंबर्स में कौन कौन शामिल थे, तो राम गोपाल घोष, पेरीचंद मित्र और कृष्णदास पॉल, ये लोग इसके मेंबर्स थे। लेकिन इसकी जो मेंबरशिप थी, द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की जो मेंबरशिप थी वो लिमिटेड थी, मतलब हर कोई इसका मेंबर नहीं बन सकता था, ठीक है। इसकी जो मेंबरशिप थी वो लिमिटेड थी। कहाँ तक लिमिटेड थी, लैंड होल्डर्स तक और एजुकेटेड लोगों तक। मतलब लैंड होल्डर्स हैं आप और अगर एजुकेटेड हैं तो आप इसके मेंबर बन सकते हैं, लोकल लोग नहीं बन सकते हैं। हालांकि आगे जा कर के कुछ ऐसी एसोसिएशन, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी बनी जहां पे लोकल लोग मेंबर भी बने और आगे चल के उन्होंने उन एसोसिएशन को, उन ऑर्गेनाइजेशन को लीड भी किया, ठीक है। उसकी बात हम आगे करेंगे। अब इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव में लोकल गवर्नमेंट के इंप्रूवमेंट की उन्होंने बात की थी। उस समय पे लोकल गवर्नमेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। तो ये लोग चाहते थे कि लोकल गवर्नमेंट में इंप्रूवमेंट हो, सुधार हो उसके अंदर, जिससे जो लोकल लोग हैं, जो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिले, कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट्स मिले, ठीक है। ये लोग ये चाहते थे। उसके बाद इन लोगों ने इंप्रूवमेंट की बात की और किस किस चीज़ों में इंप्रूवमेंट की बात की, तो जुडिशियल सिस्टम में, और ये चाहते थे कि प्रॉपर्टी जो राइट है उनको संरक्षण दिया जाए, प्रॉपर्टी राइट को संरक्षण दिया जाए। तो इस तरह के इनके ऑब्जेक्टिव थे। उसके बाद इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर पिटीशन दाखिल करी। अब पिटीशन के अंदर इन्होंने ये कहा कि इनको सेपरेट लेजिस्लेचर चाहिए। उसके बाद एग्जीक्यूटिव जुडिशियल फंक्शन के अंदर भी सेपरेशन चाहिए इनको, ठीक है। उसके बाद सॉल्ट, अबाकारी और स्टैम्प ड्यूटी को ये ख़त्म करवाना चाहते थे, ठीक है, कि इस तरह के जो टैक्स हैं इनको कहीं ना कहीं आप लोग ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद हाई ऑफिसर्स जो हुआ करते थे उनकी सैलरी में रिडक्शन भी ये लोग चाहते थे। मतलब ये लोग चाहते थे कि जो हाई ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरी कहीं ना कहीं कम करिए आप, क्योंकि उस टाइम पर जो हाई ऑफिसर्स हुआ करते थे उनकी सैलरी कहीं ना कहीं भारत से दी जाती थी, भारत से दी जाती थी उनकी सैलरी। तो भारत पर कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल प्रेशर पड़ता था,
भारत के लोगों का अंग्रेजों को शोषण करने का और मौका मिल जाता था। तो इस वजह से ये कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि जो हाई ऑफिसर्स थे उनकी सैलरी को कम किया जाए। जैसे कि इसका एग्जाम्पल मैं दूं तो जो ब्रिटेन जो लड़ाई लड़ता था, जो वॉर लड़ता था ब्रिटेन, तो उसमें वो वॉर में जो भी उसका नुकसान हुआ करता था वो भारत से भरपाई करते थे। कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं भारत से ही भरपाई करते थे। तो भारत के लोगों का और भी ज़्यादा पतन होना शुरू हो गया, इकोनॉमिकल क्राइसिस और भी झेलने पड़े इंडिया के अंदर। तो ये लोग कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि आप जो है हाई ऑफिसर्स की सैलरी के अंदर कहीं ना कहीं आप कमी करिए, क्योंकि उनकी जो सैलरी का भार है वो भारत को उठाना पड़ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो एसोसिएशन बन के सामने आई वो आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये काफ़ी आईएमपी एसोसिएशन है आपकी मॉडर्न इंडिया के अंदर। ठीक है, इसको बनाया था दादा भाई नेहरू जी ने लंदन के अंदर 1866 में। इससे पर्टिकुलर मतलब इस पर्टिकुलर एसोसिएशन से कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। दादा भाई नेहरू जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये आपके कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? दादा भाई नेहरू जी को कहा जाता है। ये दादा भाई नेहरू जी को क्या कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया लिखा है, तो हाँ यही आंसर होगा। ठीक है, तो द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आईएमपी है। मैं दोबारा से बता देता हूँ, इसको 1866 में लंदन में दादा भाई नेहरू जी ने बनाया था। अब दादा भाई नेहरू जी इसके फाउंडर थे, लेकिन फर्स्ट प्रेसिडेंट द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के लॉर्ड लेवेडन हुए। ठीक है, अब इसकी जो ब्रांचेस थी वो इंडिया में मोस्ट पॉसिबल जगह खोली गई। मतलब जहाँ जहाँ ये खोल सकते, जहाँ जहाँ ब्रांचों को ओपन कर सकते थे वहाँ वहाँ इन्होंने की। जैसे कि बॉम्बे में, कैलकाटा के अंदर और मद्रास के अंदर। अब आप इन तीनों लोकेशन को अगर अपने मैप में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इन्होंने वो कोशिश की कि जहाँ जहाँ हम खोल सकते हैं, जहाँ जहाँ के लोगों को हम जोड़ सकते हैं, जहाँ जहाँ तक हम काम कर सकते हैं, वहाँ वहाँ तक हमें काम करना चाहिए। और मद्रास तक भी इन्होंने खोली हुई है। तो मतलब साउथ को भी इन्होंने कहीं ना कहीं, साउथ की कंडीशन को भी इन्होंने बाहर लाने की कोशिश की है कि वहाँ के लोग भी जुड़ें। ठीक है, तभी तो देश आज़ाद होगा ना, जब सब जगह के लोग जुड़ेंगे, एक एसोसिएशन बनाएंगे, सब लोग अपने अपने मुद्दे रखेंगे कि हाँ भाई ये परेशानी, ये परेशानी, ये परेशानी है। ठीक है, और वो सभी लोग मिलकर के एक एसोसिएशन के, एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनेंगे, तभी तो देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ। ठीक है, तो द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी आईएमपी है आपके एग्जाम के लिए। इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं हम। देखिए, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे कि जो इंडिया प्रॉब्लम फेस कर रहा था, जो भारत में जो प्रॉब्लम फेस हो रही, जो भारत में जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, उसमें कहीं ना कहीं ये लोग चाहते थे कि ब्रिटिश लीडर, ब्रिटिश पब्लिक और ब्रिटिश प्रेस का ध्यान आए। अब इससे होता क्या, जो ब्रिटिश लीडर थे वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर भारत में जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, इंडिया में जो प्रॉब्लम हो रही थी, उसके बारे में सवाल करते वहाँ पर कि वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही हैं, हमें सॉल्व करना चाहिए। और ब्रिटिश पब्लिक का ध्यान आकर्षित करने पर क्या होता, ब्रिटिश पब्लिक का ध्यान आकर्षित करने पर यह होता कि ब्रिटिश पब्लिक एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन लेकर के अपने लीडर्स के पास जाती है। जब पब्लिक ओपिनियन आपके साथ होता है ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ों में जल्दी सफलता मिलती है। गांधी जी ने भी पब्लिक ओपिनियन को ही अपने साथ लिया, तभी उन्होंने देश को आज़ाद करवाने में इतनी अहम भूमिका निभाई। अगर गांधी जी के पास भी पब्लिक ओपिनियन अच्छा खासा नहीं होता तो उनको जितनी उनको सफलता मिली है उतनी नहीं मिलती, लेकिन उतनी नहीं मिलती, क्योंकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन नहीं है। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ने यही कोशिश की कि ब्रिटेन में जाकर के ब्रिटिश के लोगों का एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन हम हमारे हक में कर सकें। ठीक है, तो पब्लिक ओपिनियन काफ़ी ज़्यादा आईएमपी होता है। अगर आप कोई भी चीज़ करना चाहते हैं तो पब्लिक का आपके फेवर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ब्रिटिश प्रेस, हम खुद जानते हैं कि प्रेस कितना आईएमपी रोल प्ले करता आया है जब से न्यूज़पेपर प्रिंटिंग शुरू हुई है। तो अगर प्रेस को आपकी जो न्यूज़ मीडिया है, अगर उनको आपकी प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है तो वो कहीं ना कहीं आपके खुद के अखबार में, अपनी मैगजीन में आपकी प्रॉब्लम के बारे में छापेंगे। और जब न्यूज़ छपती है तो हर वर्ग का व्यक्ति उस न्यूज़ को पढ़ता है और हर वर्ग के व्यक्ति तक आपकी जो परेशानी वो पहुंच जाती है। तो इसीलिए इन्होंने इन तीन चीज़ों को डिसाइड किया था कि ब्रिटिश लीडर, ब्रिटिश पब्लिक और ब्रिटिश प्रेस, इन तीन तरह की चीज़ों को हम टारगेट करेंगे और इन तक हम हमारी बात को पहुंचाएंगे कि किस तरह की प्रॉब्लम भारत ब्रिटिशर्स के अंडर फेस कर रहा है। ठीक है, अब ये चीज़ें कैसे करने वाले थे, तो ये चाहते थे कि ये इन तीनों को इन्फ्लुएंस करें। कैसे कर सकते हैं, ये राइट पिक्चर दिखाना चाहते थे भारत की, कि भारत में उस समय हो क्या रहा है, एक्चुअल कंडीशन क्या है, लोग किस तरह से परेशान हैं। ये वो चीज़ दिखा करके कुछ सिंपैथी गेन करना चाहते थे, जिससे भारत की आज़ादी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ योगदान तो मिलता। और उसके बाद में ये पब्लिक इंटरेस्ट की भी बात करते थे और इंडियन के वेलफेयर की भी बात करते थे वहाँ पे। ठीक है ना, तो ये आपकी जो थी, ये द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आईएमपी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। जो बचे कुछ जो एसोसिएशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो मैं आगे एक और वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं डाल दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था। इस वजह से मैंने इसके अंदर ये 3-4 ही एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन रखी हुई है।
तो आज के वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।